फ्रेंड्स, तो हम आपको बता रहे थे रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। एक कंपनी है जो काफी दिनों से चल रही, लेकिन कंपनी को कई बार क्या होता है, बहुत सारा लॉस हो जाता है और लॉस फिक्टिशियस एसेट की तरह। एक तरफ बहुत सारी एसेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ P&L का डेबिट बैलेंस है बहुत ज़्यादा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी जो है असेट्स हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है। तो वो बैलेंस शीट बेसिकली जिस तरह दीमक खोखला कर देती है किसी दीवार को, इसी तरह कंपनी खोखली हो चुकी है, लेकिन ऊपर से उसका स्ट्रक्चर सेम है। उस केस के अंदर क्या होता है कि कंपनी कहती है इसको हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन कई बार क्या होता है, कंपनी खुद करती है, या कई बार कोई शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर, NCLT के अंदर। पहले जो कंपनी लॉ बोर्ड होता था, आजकल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि ये कंपनी है, ये कंपनी के अफेयर्स ठीक तरह नहीं चल रहे, इसमें कुछ कंप्रोमाइज और सेटलमेंट होना चाहिए, ये प्रोसेस है, अदरवाइज कंपनी बाइंडिंग अप की तरफ जा रही है। तो उस केस में क्या है, कंपनी एक स्कीम बनाती है रिकंस्ट्रक्शन की। उसमें सभी शेयर होल्डर्स, पहले मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, फिर शेयर होल्डर्स डिवेंचर्स की होल्डर्स की और क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल करते हैं, और एक स्कीम यदि अप्रूव हो जाती है, उसमें क्रेडिटर्स जो 3/4 क्रेडिटर्स एग्री हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर फिर वो स्कीम बनाई जाती है और स्कीम कंपनी लॉ बोर्ड को या ROC के पास भेजी जाती है। उस स्कीम के तहत यदि 90% लोग उस स्कीम के तहत एग्री हो जाते हैं, तो बाकी लोगों पे भी वो इम्पोज कर दी जाती है। तो इस तरह ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं कंप्रोमाइज एंड सेटलमेंट के। तो ये रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, पता है, यदि कंपनी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ हमने इसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया, तो कंपनी डूब जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले काम हम लोग करते हैं, जितने भी लॉसेज हैं या डेफर्ड दिखाए हुए हैं, फिक्टिशियस असेट्स हैं, उन सबको राइट ऑफ करते हैं। उसके अलावा जो असेट्स हैं जो ओवर वैल्यू दिखाई हुई हैं, उनको राइट डाउन करते हैं, उनकी वैल्यू कम करते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू। कुछ लायबिलिटी ऐसी होती हैं जो हैं लायबिलिटी लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं की गई हैं। हालांकि हमारे यहाँ AS 29 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, वो कहता है कंटिंजेंसी प्रोविजंस वगैरह सब होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी लायबिलिटी हैं वो अनरिकॉर्डेड हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे को कितना नुकसान हो रहा है। पता लग रहा है कि कंपनी की कैपिटल, शेयर कैपिटल है 10 करोड़ रुपए, लेकिन रियल असेट्स कंपनी के पास केवल 5-6 करोड़ रुपए की हैं, या 10 करोड़ रुपए का की कैपिटल है, 10 करोड़ रुपए के ही क्रेडिटर्स हैं, लोन्स हैं, असेट्स केवल 4-5 करोड़ रुपए की हैं। कंपनी चलाना असंभव है। तो उसमें क्या करते हैं, सारी वैल्यूएशन, उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, जो भी असेट्स की रियल वैल्यू होती है उसको लिख देते हैं, ओवर वैल्यू असेट्स डाउन कर देते हैं। उसके बाद में स्कीम के तहत क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर जो सेक्रीफाइस करते हैं, उन सेक्रीफाइस करते हैं। तो जिस तरह हम पार्टनरशिप में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, यदि कोई एडमिशन होता था किसी पार्टनर का या रिटायरमेंट होता था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। हाँ जी सर, वो तो हमको याद आ रहा है, वो तो हम 12th में भी बनाया करते थे, 11th 12th में भी किया था, फिर BCom में भी किया है ना, CA में भी, IPCC में भी किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमको पता है।
तो उसी रिवैल्यूएशन की तरह यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनता है, होता वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही है, लेकिन इसका नाम होता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होता है। तो इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर क्या होता है, इसमें जितनी जो फिक्टिशियस असेट्स होती हैं, इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, उन सबको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ वाली अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन के डेबिट में जिस तरह रिवैल्यूएशन में करते थे वो राइट ऑफ कर देते हैं। इसी तरह ओवर वैल्यूड कोई हमारी फिक्स असेट्स हैं, उनकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पर ले आते हैं और जो डिफरेंस है उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल देते हैं। उसके अलावा जो नई लायबिलिटी कोई होती हैं जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुई हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू जितना राइट ऑफ इन द बेड डेट्स, राइट ऑफ इन द डेटर्स, राइट ऑफ द मशीनरी, राइट डाउन ऑफ द प्लांट, राइट डाउन ऑफ द बिल्डिंग, और रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू द न्यू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। इस तरह करके हम लोग ये एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, ये मैंने आपको बताई आई ये रिकंस्ट्रक्शन है क्या, प्रोसेस है बाय विच अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर रीऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें करते क्या क्या है ये सब आप नोट कर लीजिए। एक तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, हाँ जी, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये रिकंस्ट्रक्शन है क्या। ये रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम अफेयर्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे? असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन मीन्स बेसिकली यहाँ रिवैल्यूएशन का से ज़्यादा मतलब डिवैल्यूएशन से होता है। फिर जो लायबिलिटीज हैं उनका रीअसेसमेंट करते हैं। फिर जितने लॉसेज हैं, फिक्टिशियस असेट्स हैं, उनको हम राइट ऑफ करते हैं। उसके बाद हम शेयर होल्डर्स को एग्री कराते हैं कि भाई अपनी जो पेड अप वैल्यू है या कुछ वो करें, बेयरिंग द राइट्स, है ना। उसके अलावा कोई ये भी क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं और इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनसे भी कुछ सेक्रीफाइस कई बार कराते हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना जो पेंडिंग डिविडेंड है वो नहीं लेंगे। डिवेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करते हैं, या फिर क्या करते हैं कुछ कम, मान लो 10% कूपन वाले डिवेंचर्स हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है, तो वो 20% वाले 50,000 रुपए के डिवेंचर्स लेके राजी हो जाते हैं, तो 50,000 रुपये हमारा बच जाता है। इस तरह का जो है, मतलब कि उनको 1 लाख पे 10,000 इंटरेस्ट मिलती थी, तो 50,000 को 20% से 10,000 मिल जाएगी, लेकिन हमारे को 50,000 रुपीज इधर मिल गया। इस तरह करके इसके अंदर सेक्रीफाइस होती है। ठीक है, तो ये जनरली होता क्या है, कैसे करते हैं, मेथड क्या है इसके, ये भी आप नोट कर लीजिए। अल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल, हम शेयर कैपिटल को सब डिवाइड कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, या उनके राइट्स का वेरिएशन कर देते हैं, कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं, या सरेंडर हो जाते हैं शेयर्स। इन सब के द्वारा क्या होता है, जो सेक्रीफाइसेज होती हैं, जितनी इक्विटी, वो हमारी रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट में आ जाती है। सेक्रीफाइसेस बाय शेयर होल्डर्स, बाय डिवेंचर होल्डर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय क्रेडिटर्स, ये सारी इधर आ जाती हैं। या फिर कोई एडिशन इन वैल्यू ऑफ असेट्स कहीं होती है, तो ये सारी चीजें इधर आ जाती हैं। और राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, राइट डाउन ऑफ असेट्स, है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ लायबिलिटीज, ये सारी चीजें
इधर आके हम इन दोनों को राइट ऑफ करके, जिस तरह रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस निकालते थे, इसको राइट ऑफ निकालने के बाद में देखते हैं यदि इसमें कोई इतना राइट ऑफ जरूर होता है, इसमें लॉस नहीं होता, ठीक है, जैसे रिवैल्यूएशन में होता है, क्योंकि इसके अंदर उतनी ही सेक्रीफाइस कराते हैं कम से कम। लेकिन कई बार कुछ क्रेडिट बैलेंस रह जाता है, तो जब क्रेडिट बैलेंस रह जाता है तो उस रिमेनिंग कैपिटल बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन होता है, इस रिकंस्ट्रक्शन को हम, क्योंकि ये इसमें एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए इसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है।